Good evening, friends. I have slightly sore throat, in fact, and I'm nursing. जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना इसको, I'm nursing a sore throat. You nurse an injury. You nurse bad back, whatever. If I say I'm nursing a sore throat, यहाँ पर नर्स का मतलब होता है देखभाल करना, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि मेरे को सोर थ्रोट है. एनीवे, द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज we will deal with the remaining part of the infinitives. We have already done bare infinitives. मैं आपको फिर कह रहा हूँ बच्चों, मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ ना, उससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों की कितनी बुरी हालत है. ऐसे बच्चों के लिए मैं एक स्पोकन इंग्लिश का भी मैंने पहले शुरू किया था, बीच में बंद हो गया वो, अभी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ. आपको कई एंगल से अपनी इंग्लिश ठीक करनी पड़ेगी. अभी आपकी इंग्लिश की हालत बहुत बुरी है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों. कितने पढ़ लो, ग्रामर पढ़ने से तो अंग्रेजी कभी आएगी नहीं. मैंने 20 बार आपको कह चुका हूँ. कब तक याद रहेगी आपको ग्रामर, मुझे बताओ आप. और क्या आप सेंटेंस करेक्शन में उसको अप्लाई करते रहेंगे? ग्रामर बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भाई, ये बता रहा हूँ मैं आपको, और उनको हमने ठीक नहीं किया तो फिर गड़बड़ है. अभी आपका टाइम है, खूब सारी मेहनत करो, दिन में 7-8 घंटे तो पढ़ो यार, बार बार कहीं जाना है नहीं. ठीक है ना. तो आज का जो वीडियो है उसका मेरा मकसद था कि जो रिमेनिंग पार्ट था उसको इन्फिनिटिव्स का, नॉन फिनाइट वर्ब्स में इन्फिनिटिव्स का, वो अपन कर लें. ठीक है. बेर में आपको करा चुका हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैंने आपको टू इन्फिनिटिव कराया, काफ़ी डिटेल में कराया मैंने, ही ध्यान रखना आप. ठीक है. और उसके बाद में आज मैं आपको कराऊंगा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म. इसकी जो मैंने बताया था ना एस्पेक्ट, इसके भी एस्पेक्ट होते हैं 4. प्रेजेंट का, कंटिन्यूस का, परफेक्ट का और परफेक्ट दो रह रहे हैं आज. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो. ऐसा नहीं है कि हर जगह इनका इस्तेमाल कर रहे हो. परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव का प्रयोग आप लिमिटेड स्वरूप में करेंगे, और ये कुछ ही विशेष वर्ब के साथ में इसका इस्तेमाल होता है, हर जगह नहीं होता है, ध्यान रखना आप. ठीक है. और ये पहले ये ले लेते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव. कोई आपसे पूछे कि होता क्या है ये, इसकी फॉर्म है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस में. ठीक है. और पैसिव वॉइस में इसकी फॉर्म हो जाती है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पता नहीं, टू हैव प्लस वर्ब की के साथ में फिर आपको बीन लगाना पड़ेगा ना. टू हैव बीन प्लस वर्ब की, दिस इज पैसिव वॉइस. इसके आज अपन करेंगे. और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कुछ विशेष वर्ब के साथ में ही इसका इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है. ये भी आपने ध्यान रखना है. अच्छा लगता है थोड़ा सा लेआउट ठीक हो तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और बच्चों जैसे कोई परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस क्या शो करता है कि कोई एक्शन के हो चुकने का, चलो आप किसी एक्शन के कंप्लीशन का सेंस रहता है परफेक्ट टेंस. तो ठीक उसी तरह से परफेक्ट इन्फिनिटिव भी यही सेंस देता है. ठीक है. एक्टिव फॉर्म में या हो या पैसिव फॉर्म में. अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, इनको आप देखिए आप. ठीक है. ये कुछ विशेष शब्दों के साथ इस्तेमाल होता है, तो जो वर्ब मैं इस्तेमाल करूंगा उनको आपने अंडरलाइन करना, नोट करना है. एक आदमी दावा कर रहा है कि उसने बर्मुडा ट्रायंगल का जो सीक्रेट है उसका पता कर लिया. उसकी जो पहली थी, बर्मुडा ट्रायंगल सुना है ना, कि उसकी जो सीक्रेट है उसका पता लगा लिया उसने. वो जो रिडल थी पहली थी उसको मैंने सॉल्व कर लिया, ऐसा वो दावा कर रहा है. तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा ही क्लेम्स टू हैव सॉल्व
ठीक है ना आपका, द रिडल ऑफ, या मिस्ट्री भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मिस्ट्री ऑफ बरमुडा ट्रायंगल। हो गया। अब इसमें ध्यान ये रखना है आपने कि बच्चों इसमें मैंने क्लेम का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कुछ विशेष वर्ब के साथ में ही इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक डॉक्टर आपका कहीं का भी, इंडिया का हो या जर्मनी का, कहीं का भी हो, वो दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, तो क्या कहोगे? बनाई ऐसे आप, टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दावा करेगा मैंने कर लिया, तो फ्यूचर में भी कह सकते हो आप, हाँ? ऐसे भी कह सकते हो, ही विल क्लेम टू हैव फाउंड। और आपको मैंने बार बार जो बेसिक चीज़ें बताता हूँ उसका ध्यान रखना, नॉन फिनाइट वर्ब का कोई टेंस नहीं होता। अगर टेंस होगा तो फिर ये आपकी फिनाइट वर्ब हो जाएगी ना। इनका टेंस वही होता है जो आपका मेन फिनाइट वर्ब का टेंस होता है। ये फ्यूचर का तो उसका भी फ्यूचर का सेंस है, ठीक है ना। फ्यूचर से आप बोल रहे हो, ही विल क्लेम टू हैव फाउंड, ठीक है, वैक्सीन फॉर कोरोना या कोविड, जो भी बोलना आपने, इस नाम से नफरत होगी सब लोगों को, ठीक है। आप समझ आया कि नहीं? तो दावा करेगा, उसने दावा किया, पास्ट टेंस बोलो आपका, ही क्लेम्ड टू हैव। अभी दावा कर रहा है तो बोले ही क्लेम्स टू हैव, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये भी समझ आ गया आपका। एक आदमी दावा कर रहा है कि इसमें सेंटेंस बनाओ बच्चों, बोलो मैं आपसे यही चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में सीखने का प्रयास करें। एग्जाम फिर बहुत मिनटों में हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक आदमी दावा कर रहा है कि उसने 50 नॉवल लिख लिए हैं। सबूत तो नहीं बताया होगा, किसी को ऐसे मुखजानी कहा होगा तो वो आगे बात बता रहा है किसी और को। अरे ये दावा कर रहा है कि इसने 50 उपन्यास लिख लिए हैं। बोलो अपने आप बनाइए उसको। तो शुरुआत यहीं से हो गई, ही क्लेम्स टू हैव। पास्ट टेंस में हो तो ही क्लेम टू हैव, क्या फर्क पड़ता है? लड़की है तो सी लगा तो क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई है क्या फर्क? सी क्लेम्स टू हैव रिटन, है ना आपका, अराउंड 15 नॉवेल्स। वो दावा करे कि उसने 50 के आसपास नॉवल लिख लिए। बड़ा सिंपल है। अब मैं इसका आपको पैसिव फॉर्म बनाना भी सिखाता हूँ, ध्यान रखना। जो ये टू हैव रिटन होता है, इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा बच्चों? ये लिखा हुआ देखो आपका, टू हैव बीन रिटन। समझ आया? आपको टेक्निकली भी समझना है। पैसिव वॉइस भी यहाँ पर आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है पैसिव वॉइस के लिए। टू हैव रिटन का पैसिव क्या हो जाएगा? टू हैव बीन रिटन, है ना आपका। ओके। और ये शी क्या है? डूअर है, तो ये सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा, बाई के फैक्टर में, बाई हर हो जाएगा ना। और इसका ये लिखे क्या गए हैं? 15 नॉवेल्स, ठीक है। और ये निश्चित नहीं है इसलिए अराउंड लगा हुआ है। अराउंड आपको लगे रहने दो आपका। तो कैसे कहोगे, क्या शुरुआत करोगे? अराउंड, ये इसका पैसिव फॉर्म बन जाएगा इस तरह से, अराउंड 50 नॉवेल्स। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। नॉवल क्लेम नहीं कर रहे हैं, नॉवल को क्लेम किया जा रहा है ना। तो इसको आपको इसका भी पैसिव फॉर्म बनाना पड़ेगा, आर क्लेम्ड। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? इसमें तो सी दवा कर रही है ना, तो आपने लिख दिया सी क्लेम्स। तो क्या यहाँ आप ऐसे लगा सकते हो, अराउंड 50 नॉवेल्स क्लेम? इसका अर्थ हो जाएगा कि 50 उपन्यास क्लेम कर रहे हैं। 50 उपन्यास क्लेम नहीं कर रहे हैं, 50 उपन्यासों को क्लेम किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेंटेंस क्या बनेगा? अराउंड 50 नॉवेल्स आर क्लेम्ड। अब आ जाएगा टू हैव बीन रिटन, टू हैव बीन रिटन। और ये शी कहाँ चला जाएगा? बाई के फैक्टर में, लास्ट में बाई है। हो गया सेंटेंस फर्स्ट क्लास आपका। अराउंड 50 नॉवेल्स आर क्लेम्ड टू हैव बीन रिटन बाई हर। हो गया। इसका बनाओ, देखो इसको कैसे बनाओगे आपका। मैं इसको एक सेकंड नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। मैं लेके आता हूँ उसको नीचे, ठीक है। टू हैव सॉल्व का पैसे बन जाएगा टू हैव बीन सॉल्व, ठीक है ना आपका। ओके। अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट क्या है? किसको सॉल्व करने का दावा किया गया, ठीक है आपका। तो वो था मिडिल या मिस्ट्री ऑफ बरमुडा ट्रायंगल। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाए। ये जो ऑब्जेक्ट है टू हैव परफेक्ट इन्फिनिटिव का, वो सब्जेक्ट बन जाएगा।
कैसे कहोगे? ऐसे कहोगे, द रिडल या मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है ना आपका। प्रेजेंट में है तो बोलो इज क्लेम्ड, ये तो दावा नहीं कर रहा है, इसको दावा किया जा रहा है, तो ये भी पैसिव फॉर्म, इज क्लेम्ड टू हैव बीन सॉल्व्ड, टू हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम, ठीक है। अगर आपने इसका बनाना हो, ही विल क्लेम टू हैव फाउंड वैक्सीन फॉर मलेरिया, तो वैक्सीन फॉर मलेरिया फाइंड का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो। तो क्या कैसे शुरू करोगे? यहाँ से ऐसे, वैक्सीन फॉर कोरोना, ठीक है ना। फिर अगेन विल बी क्लेम्ड, और आगे क्या लिखोगे? टू हैव बीन फाउंड, और यही कहाँ चला जाएगा? बाई के फैक्टर में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाई हिम, ठीक है। टर्न काम हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया? हर एक चीज़ को मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, लेकिन इसमें जो क्लेम वर्ब है ना बच्चों, कोई आपको एक वर्ब देता हूँ दूसरी, उसमें ऐसा नहीं होगा। ये आपने इंग्लिश को समझना है, ठीक है। अगर इसको आप विल बी क्लेम नहीं करोगे तो इसका, अगर ऐसे लिखूं मैं आपको, विल क्लेम ऐसे लिख दूं, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये जो वैक्सीन है ये क्लेम कर रही है, तो वैक्सीन थोड़ी क्लेम कर रही है, दूसरे इस आदमी द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस का जो ये पार्ट है ये भी पैसिव फॉर्म में होगा। ये छोटी छोटी बातें आपने समझनी है। आई होप कि सबको समझ आ गई, ठीक है। और भी सेंटेंस दे रहा हूँ मैं आपको, उनमें देखो आपका, और ये वर्ब का ध्यान रखना है। मैंने कहा था ये स्पेशल वर्ब का ही ऐसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। विशेष शब्द है ये। ऐसे कहा जाता है कि उसने सरकारी पैसे का गबन किया, जनाब, तो आप ऐसे कहोगे ही सेड टू। ऐसे कहा जाता हो तो सेड का, से का इस्तेमाल करो तो हो जाएगा ही सेड टू हैव एम्बेजल्ड गवर्नमेंट फंड्स। और ये भी आपने ध्यान रखना बच्चों कि पैसे का मीनिंग फंड्स होता है। फंड आपकी निधि होती है, अंतर समझना आपने। ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि ऐसा कहा जाता है कि उसने सरकारी पैसे का गबन, समझते हो गबन, पैसे खा गया हो, ठीक है। और फंड्स का मतलब पैसा होता है, फंड का मतलब निधि होता है, निधि, कोष, ये समझना आपने। और आपने कहा इस कोष में पैसा नहीं है, तो क्या कहोगे आपका? ये एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है, देयर आर नो फंड्स इन दिस फंड। ये सेंटेंस याद कर लो, दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं जो कह रहा हूं समझ आ रहा है बच्चों? देयर आर नो फंड्स इन दिस फंड, क्या मतलब हुआ इसका? गला खराब है इसलिए थोड़ी काली मिर्च में मुंह में डाल रहा हूं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि इस कोष में, इस निधि में पैसा नहीं है। तो फंड का मतलब निधि होता है और फंड्स का मतलब पैसा होता है, ठीक है ना आपको? ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाउ मच, किसको कहना कि आपको कितना फंड, फंड का मतलब कोष, सॉरी पैसा, लेकिन ये सरकारी पैसा है, ध्यान रखना। आपकी पॉकेट मनी नहीं है। आप किसी ऑफिस को पूछेगा सरकार कि भाई आपको अपने ऑफिस के रख रखाव के लिए कितने फंड्स चाहिए, तो वहां पैसा नहीं कहा जाएगा, फंड्स कहा जाएगा। ये क्या लाइट चली गई क्या? लाइट नहीं है बच्चों। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, एक ही थोड़ी होता कोई। अब इसका ये समझ आ गया आपको? ऐसे खूब सारे सेंटेंस बनाओ बच्चों। ऐसे कहा जाता है कि इसने देश के मिलिट्री सीक्रेट्स को पाकिस्तानी आर्मी को पास ऑन किए। पास ऑन समझते हो ना, आगे पहुंचाना, ठीक है। मिशन ने बना तो पहले इसका पैसे वहां बना लो। टू हैव एम्बेजल्ड, ये परफेक्ट इंफिनिटिव हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया गवर्नमेंट फंड्स। बनाने का मैं तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को। आप गवर्नमेंट फंड को पहले लिया हो आपका, अब ये फंड्स है, हाँ ध्यान रखना। ही था तो सब वर्ब आपने सिंगुलर लगाई, अभी तो सब्जेक्ट आपका फुल हो गया, ठीक है ना आपका। तो आप क्या कहोगे इसमें? इज या आर? बोलो आर सेड, ठीक है। और ही तो चलाएगा बाई के फैक्टर बाई हिम, और टू हैव एम्बेजल्ड का हो जाएगा टू हैव बीन एम्बेजल्ड। कितना आसान है देखो आप, और कितना अच्छा लगता है कि आप बहुत
शिद्दत के साथ में साफ सुथरा ये काम कर रहे हो। गवर्नमेंट फंड्स आर सेट टू हैव बीन, सॉरी बीन लगाना भूल गया मैं, हैव बीन एम्बेजल्ड, और ये ही कहाँ चला जाएगा, बाई के फैक्टर में। भाई आपका प्रिपोजिशन है, बाद में ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर नाम। अब बोलो इसको, गवर्नमेंट फंड्स आर सेट टू हैव बीन एम्बेजल्ड बाई हिम। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, खूब सारे सेंटेंस बनाइए आप दैट्स राइट, ठीक है ना। आपको बनाओ कि इस आदमी, ऐसा कहा जाता है कि ये नौकरी प्राप्त करने के लिए, इसमें आपको लैंग्वेज की एबिलिटी पैदा होती है आपके अंदर। रूल समझ लो, बस हो गया काम। अरे भाई नहीं, मैं 20 बार मना कर रहा हूँ आपको, तभी तो मेरे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं 2 सेंटेंस दे दूँ आपका सारा रूल हो गया, तो ये ऐसे क्या सीखोगे आप? आपको ढेर सारे सेंटेंसेस मिलने चाहिए, है ना आपका। ऐसा कहा जाता है कि इस आदमी ने इस नौकरी को पाने के लिए रिश्वत दी। और एक चीज का ध्यान रखना, पैसिव फॉर्म तभी बनेगा जब परफेक्ट इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा। कभी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कि परफेक्ट इंफिनिटिव साथ में जो वर्ब लगाई है वो आपकी, ठीक है, आपका क्या हो, वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे? ऐसा कहा जाता है, ही सेड। ऐसे कहा जाता था तो वाज लगा दो, ही वाज सेड। और आगे क्या हो गया? टू हैव गिवन ब्राइब। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो तो भाषा बननी शुरू हो जाएगी। ही सेड टू हैव गिवन ब्राइब, काय के लिए? पर्पस, फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा, टू गेट दिस जॉब। हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है आपका? अब हैव गिवन का इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टू हैव गिवन का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? क्या दिया? ब्राइब दी ना, तो ब्राइब ऑब्जेक्ट हो गया, तो ब्राइब को पहले ले आओ। ब्राइब को पहले ले आइए। ब्राइब इज सेड टू हैव बीन गिवन टू गेट दिस जॉब। और यही कहाँ चला जाएगा? अगेन वही बाय हिम में, बाय हिम के फैक्टर में चला जाएगा। ये भाई आपका प्रिपोजिशन है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव नाउन आता है। ये हो गया काम आपका। क्या प्रॉब्लम है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ही इज सेड टू हैव गिवन ब्राइब टू गेट दिस जॉब। ब्राइब इज सेड टू हैव बीन गिवन, ठीक है, टू गेट दिस जॉब बाय हिम। और इसको चाहो तो बाय हिम को यहां भी लगा सकते हो, डूअर को एक्शन के पास रखो, बेटर है। ब्राइब इज सेड टू हैव बीन गिवन बाय हिम, फिर आगे पर्पस लिख दो, गेट टू गेट दिस जॉब। ठीक, लास्ट में लगाने से भी गलत नहीं है, बता रहा हूँ। तो दैट इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये भी नहीं आया, आ गया ना? तो ऐसे खूब सारे सेने बनाओ। ऐसा नहीं फिर से पे अटका रहना है, क्लेम पे अटका रहना है। ऐसा आरोप है कि इस आदमी ने अपनी वाइफ को जहर देके मारा, तो कैसे हो गई? ही इज एलिज्ड। एलिज का अर्थ क्या होता है? किसी पे दोषारोपण करना, दोष लगाना। मैं उसको अलग से भी आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके साथ में 1-2 चीज़ें और बताता हूँ आपको। ही इज एलिज्ड टू हैव पॉइजन्ड हिज वाइफ टू डेथ। इंग्लिश खूबसूरत हो जाती है अगर आप ढंग से बोलो तो, ठीक है। बोलते ना करो, ही इज एलिज्ड टू हैव पॉइजन्ड हिज वाइफ टू डेथ। तो इसका मतलब क्या? ऐसा आरोप है कि उसने अपनी वाइफ को जहर देके मारा, ठीक है। टू हैव पॉइजन का ऑब्जेक्ट आपका हिज वाइफ है, तो आराम से इसका पैसिव फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे शुरू करोगे? हिज वाइफ पहले आ जाएगा। इज एलिज्ड टू हैव बीन पॉइजन टू डेथ, टू हैव बीन पॉइजन्ड टू डेथ। यही कहाँ चलाएगा? बाई के फैक्टर में, बाई हिम। कितना आसान है, क्या मुश्किल मुझे तो आप। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहीं नहीं, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में होती है, ठीक है। सोच नहीं पाते हैं, बैठ के काम नहीं करते हैं। इसका काम करने का तरीका बताऊं क्या है? आपने इन वर्ब्स को याद करना है और इसको नहीं देखना है। फिर बैठ के अपने टेबल पे पहले आपने वर्ब उतारनी है कि सर ने कौन कौन के वर्ब के साथ में, इसको 2-3 बार लिखोगे तो सारी याद हो जाएंगी। मुझे नहीं याद रखनी है आपने कि इन वर्ब के साथ में परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करना है। फिर मैं वो सेंटेंस अपने मन से बनाऊंगा। बनाओ, कोशिश करो, तभी तो सीखोगे। ये तो कैसे सीखोगे? मैं थोड़ा आपको एलिज का प्रयोग बताता हूं। एलिज का 2 अर्थ है। एक अर्थ थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
तो दूसरे में उलझ के रह जाऊंगा तो मेरे को भी इसमें आपके 20 मिनट लग जाएंगे। एलिस का अर्थ होता है आरोप लगाना। इसका मीनिंग क्या होता है? टू एक्यूज या ब्लेम समबडी, ये इसका मीनिंग होता है। अगर आपने कहना उसको आरोप लगा रहा है कि मैंने उसका पैसा चुराया, तो क्या कहोगे? ही एलिजेस दैट आई स्टोल हिज मनी। ये हो गया प्रयोग आप, ठीक है, पॉइंट। और इसी एलिस से बच्चों फिर आपको बनता है एलिगेशन। इसका मतलब क्या होता है? एक्यूजेशन। वोके भी काम आएगी आपकी। अरे वोके भी तो ठीक करो बच्चों, बहुत जरूरी इनको ठीक करना, ठीक है। और इसका यूज कैसे करते हैं? टू लेवल। लेवल का मतलब, एक तो लेवल का मतलब प्लेन होता है, दूसरा लेवल का मतलब लगाना भी होता है, ध्यान रखना। टू लेवल एलिगेशन या एक्यूजेशन अगेंस्ट समबडी, ऐसे प्रयोग करो। इसको कह रहा हूं आपका। एक आदमी ने कहा ना, उसने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। क्या कैसे बोलोगे? लगाने का काम तो हो चुका है, आरोप लगाए हैं तो हिंदी का सेंटेंस समझ सकते हो कि एक्शन तो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ही हैज लेवल्ड फॉल्स एलिगेशंस या फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट मी। सेंटेंस बन गया। भाषा बनाओगे तभी काम आएगी। जो आप सीखते हो उसको आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपका कैसे कहोगे? ही एलिज्ड, नहीं सॉरी मैं उसमें चला गया। ही लेवल्ड फॉल्स, या उसमें ये भी कह सकते हो बेसलेस एलिगेशंस, ठीक है, बोलोगे अगेंस्ट मी। और ऐसे बोलोगे तेरी एलिगेशन कोर्ट में फेल हो जाएंगे। हाउ डू से? कोर्ट में या कहीं भी कोई चीज फेल हो जाए, उसके लिए एक फ्रेज है, नॉट होल्ड वाटर। थोड़ा सा उठ के आपको इन चीजों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान रखना आपका। जैसे वो होती है ना आपकी स्ट्रेनर या सीव, बहुत छेद होते हैं तो उसमें पानी टिकेगा नहीं। और छेद क्या रिप्रेजेंट करते हैं? छेद रिप्रेजेंट करते हैं वीकनेसेस। किसी केस में, खास करके किसी कोर्ट केसेस में वीकनेसेस को छेद ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें ये वीकनेस है। देयर आर सम होल्स इन दिस केस। शब्दों के महत्व को समझो, ठीक है ना। होल का मतलब केवल छेद ही नहीं होता है, इनके भावार्थ भी होते हैं। तो नॉट होल्ड वाटर क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि इस केस में वीकनेसेस हैं। अगर मुझे कहना हो कि तेरे जो आरोप लगा रहे हैं कोर्ट में नहीं चलेंगे, फेल हो जाएंगे, ध्यान रखना आपको। मैं ऐसे कहूंगा योर एक्यूजेशंस, मैं वोके में घुस गया आपका, इसलिए मैं कई बार इसको अवॉइड करता हूं। मेन चीज रह जाती है, इसमें फंस जाता हूं मैं। योर एक्यूजेशन विल नॉट होल्ड वाटर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। आप बोलना पड़ेगा इसको, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। और कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ लॉ बोला करें, उसका कारण है कि कोर्ट का मतलब कोई भी आपका खेलने की जगह हो गया ना, आपका टेनिस का कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट, कोर्ट यार्ड है ना। तो इसलिए कौन सा कोर्ट है? बैडमिंटन कोर्ट में आपका नहीं, इसलिए उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ का इस्तेमाल करें, अदालत के लिए। योर एक्यूजेशंस विल नॉट होल्ड वाटर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। बड़ा सुंदर सेंटेंस है। फिर एक काम आप और नहीं करते हो आपका। मैं आप लोगों से इसीलिए परेशान हूं, पढ़ाता हूं, देखते भी नहीं है। अब कोई आदमी गलत समझ आता है कि ये लालची है इसके लिए, व्यूज के लिए। अरे व्यूज तो हरे को चाहिए होते हैं यार, थोड़ा खुशी मिलती है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे ऑफलाइन के बैचेस के बच्चे भी अगर देख रहे हो पूरा, ठीक है, जितने भी हैं वो, लेकिन इनके जो व्यू से पता लग रहा है कि देख ही नहीं रहे, दूसरे लोग देख रहे हैं, ये तो देख ही नहीं रहे, मुझे पता लग रहा है। अभी कुछ दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं लाइव क्लास भी लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, भाई मैं किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, मैं तो अपने आप ही पढ़ के करता रहता हूँ, ठीक है, देसी आदमी हूँ। तो वो लाइव में अगर कुछ गड़बड़ छोड़ हो जाए तो हंसना मत तुम लोग, ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कल परसों में, उससे पहले एक बार टेलीग्राम में नोटिफाई कर दूँगा और एक यूट्यूब का छोटा सा वीडियो डाल दूँगा, मैं कल इतने बजे लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। वो फिक्स टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं बाद में फिक्स टाइम भी कर दूंगा इसका। अब यार इस समय के साथ में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं चलेंगे तो अपन पीछे रह जाएंगे, है ना आपका।
बहुत वैसे मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है यार। मेरे लिए बेस्ट है कि क्लास में लिया, पढ़ाया और काम खत्म है। और कई बार एक कोर्स लंबा हो जाता है, उसके कारण आप लोग, मैं कमेंट्स देखता हूँ पुराने बच्चों के, उसमें भी गलतियां दुनिया भर की। हे भगवान, इनकी अंग्रेजी में सोचते रहता हूँ, इनकी अंग्रेजी कब सुधरेगी। थैंक यू फॉर अपलोडेड वीडियो, क्या मतलब आप? अरे बोलेगा फॉर अपलोडिंग, ठीक है ना, कमाल है। वीडियो अपलोड करने के लिए थैंक यू। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं लिखा भी था उसमें, भाई ये मत बोलिए, तो वो भी नहीं पढ़ा उसने। कमाल है यार। लंबा छोड़ा मेरा कमेंट था उसमें, तुम भी देखना। अब कौन से वीडियो में मुझे ये ध्यान नहीं है। ये सेंटेंस समझ में आया बच्चों की नहीं आया? योर एक्यूजेशंस विल नॉट होल्ड वाटर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मीनिंग हो गया कि आपके जो एक्यूजेशंस हैं, आपके जो ब्लेम है, आपने जो आरोप मेरे पे लगाए हैं, वो कोर्ट में नहीं चलेंगे, ठीक है? वो कोर्ट में ऑन द मुंह गिरेंगे, ठीक है ना। योर एक्यूजेशन विल फॉल फ्लैट ऑन द फेस, ऐसे बोलना सीखो आपका। ये भी फ्रेज है। मेरी तो मुसीबत है, एक चीज़ आके तो दूसरी चीज़ आ जाएगी। टू फॉल फ्लैट ऑन वंस फेस, ये इसका फ्रेज है। ऑन द मुंह गिरना, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया नॉट सक्सीड। और ये फ्रेज भी शायद मेरे ख्याल से मिल जाएगा डिक्शनरी में। बहुत शानदार फ्रेजेस हैं यार। मैं तो खुद ही परेशान हूँ यार, इन बच्चों को क्या करूँ मैं, आपका समझ नहीं आया मेरे को। इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, ये फिर भी पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, पागल। क्या करूँ? ओह गॉड। मेरे उसमें केवल मैंने आपको बताया है, मैं वंस लिखता हूँ ना बच्चों, तो डिक्शनरी में वो वंस नहीं होता है, योर होता है। लेकिन मैं तो इसमें जिद में अड़ा हुआ हूँ, मेरा बेटर है। क्यों बेटर है? योर तो आपने तब लगाना है, ठीक है ना आपका। इसके फिगरेटिव अर्थ भी है, तो इसका लिटरल मीनिंग है कोई आदमी किचन में गिरा और मुंह के बल कल्पना करो, मुंह में भी कीचड़ घुस गया होगा, ठीक है। और फिगरेटिव अर्थ है कि फेल होना। पुअर कैथी फेल फ्लैट ऑन हर फेस इन द मड। तो आप इसका इस्तेमाल करो ना, टू फॉल एंड लैंड विथ योर फेस डाउन। और सड़क पे कोई गिरेगा तो दांत हाथ में आ जाएंगे। और इसका फिगरेटिव अर्थ भी है, इफ समथिंग फॉल्स फ्लैट इट विल फेल। गिर तो क्या भाई, इसमें आदमी गिर गया, उसमें केस गिर जाएगा, ये सेंस होता है। एनीवे, इसको छोड़ो, वापस आ जाओ जो आपको करा रहा था, ठीक है ना बच्चों। अब एलिस का मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये ग्रामर किताबें भी नहीं पढ़ाते हैं भाई एलिस का, ये समझा रहा हूँ आपको ना। एलिस का एक एडजेक्टिव बनता है एलिस्ड, ना, और इसका मीनिंग होता है तथा कथित। पता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कह रहे हैं। ध्यान से सुना। अगर मैं आपको किसी पावरफुल नेता के बारे में कह दूं कि हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस विल डिस्ट्रॉय हिज पार्टी, ऐसे मैंने लिख दिया, मैंने कहीं बयान दे दिया, अखबार में छाप दिया कि इस केस में इसकी जो संलग्नता है, लिप्तता है, ये इसकी पार्टी को बर्बाद कर देगी, ये मैंने लिख दिया। अब वो मेरे खिलाफ डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकता है। वो कह सकता है, कैसे कहा आपने कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं? इन्वॉल्व समझ आगे बच्चों की नहीं आया, तो ही कैन, जो जिसके लिए मैं कह रहा हूं, एक फ्रेज है, फिर वो फंस गया मैं इसमें, टू फाइल a defamation case against somebody। तो किसी के खिलाफ मानहानि का दावा करना, मेरे पे दावा कर देगा वो। आप कैसे कह रहे हो कि इस केस में मैं इन्वॉल्व हूं? इन्वॉल्व का मतलब क्या हो गया? शामिल हूं। कैसे कहा आपने? कोर्ट में ले जाएगा मेरे को आप। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर मैंने इस सेंटेंस में ये लिख दिया होता हिज एलिज्ड, तो मेरे खिलाफ केस नहीं करेगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें ग्रामर क्या पढ़ाएगी आप मुझे बताना, अब ईमानदारी बताओ मेरे को। और मेरे को थोड़ा सा कमेंट्स में लिखा करो बच्चों कि सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, कि ये ग्रामर नहीं पढ़ा सकती आपको। ग्रामर क्या पढ़ाएगी इसमें, मुझे बताना आप। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जो बोल रहा है ना, वो कह रहा है कि उनका तथा कथित इस केस में शामिल होने से उनकी पार्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ आप? तथा कथित का मतलब क्या होता है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा
कहा जा रहा है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, टीवी में, लोग कह रहे हैं, बच गया ना वो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसका एडवर्ब बड़ा काम का है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ही किल्ड हिज वाइफ, ऐसे मैंने पब्लिक में बोल दिया उसके खिलाफ, ठीक है, डिफेमेशन का सूट बन गया, लीबेल भी कहते हैं इसको, डिफेमेशन सूट को। ये सब सीखा करो यार बच्चों, में क्या क्या सिखाऊं तुमको आपको, ठीक है। डिफेमेशन समझ गए, मानहानि का दावा, तो ये भी कर देगा। आपके पास क्या सबूत है? आप या तो कोर्ट में प्रूव करो कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, और नहीं तो आपके खिलाफ मैं 1 करोड़ का मानहानि का दावा करता हूँ। हो गया, मेरा तो हैप्पी बर्थडे हो गया। अब अगर मैं इसके आगे ये लिख दूं, ये एलिजिडली, पता है इसका, ये मैंने कहा एडवर्ब है ये, अरे गेटिंग माय पॉइंट, तो इसका मतलब हो गया उसने तथा कथित रूप से अपनी बीवी का मर्डर किया, तो अब वो मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। समझ आ गया? तो ये एलिगेशन से बना हुआ है, ठीक है। और एक इसका प्रयोग और है जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था, अननेसेसरी मेरा टाइम खराब हो रहा है। तो एलिज का एक अर्थ और होता है, इसका मीनिंग पता बच्चों क्या होता है? टू से दैट समवन इज टेलिंग द ट्रूथ। अब ये वोकैब का बन गया आपका ही, ओ गॉड, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि कोई जो व्यक्ति कुछ कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूं। अगर मैं आपको कहूं ही एलिजेस दैट ही डिड नॉट स्टील माई मनी, तो ये किसी के खिलाफ इल्जाम थोड़ी लगा रहा है वो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि मैंने उसका पैसा नहीं चुराया है। अब समझ आ गया ही नहीं आया? हाँ, अगर आपके एग्जाम में ये आपके डबल फिलअप आ जाए तो आप क्या करोगे मेरे को पता नहीं है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहा हूँ, बहुत ध्यान से करो बच्चों, ये तो मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? एलिज, पहले वाले एलिज का, ऊपर एलिजेस क्या था? देखो मैंने क्या कहा था आपको, कहाँ आया वो, ये रहा, ये एलिजेस दैट आई स्टोल हिज मनी। इसमें इस एलिज का अर्थ था कि वो मेरे पे आरोप लगा रहा है कि मैंने उसका पैसा चुराया। ये आदमी किसी पे आरोप थोड़ी लगा रहा है, ये एलिजेस अपने लिए बात कह रहा है वो। तो ही एलिजेस दैट ही डिड नॉट स्टील माई मनी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैंने आपका पैसा नहीं चुराया। इसलिए मैं कह रहा था कि कभी मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि इस तरह के शब्द आते हैं तो मेरे को वो पूरे कराने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मैं देखूँ आपको एक सेकंड, देखें डिक्शनरी क्या कह रही है, आपको सीखने की कोशिश करो। अगर ये दिया हुआ है तो मुझे नहीं पता है या नहीं उसमें, you know. The two men allege, ये तो आरोप लगाना हो गया। The two men allege that the police forced them to make false confessions, ठीक है। Mr. Smith is alleged to have been at the center, okay, it was alleged that, इसमें है ये वाला है नहीं, लेकिन कई जगह आपको ये मिलेगा ये वाला प्रयोग, ठीक है। दूसरी डिक्शनरी देखना पड़ेगा, कोई आज की एक डिक्शनरी का सब कुछ नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, इसके दोनों अर्थ हैं, एक अर्थ है आरोप लगाना और दूसरा ये है कि ये कहना है कि वो जो कह रहा है वो सच है, ठीक है। और इसका अर्थ है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत है कि मैंने उसका पैसा चुराया। ये दोनों प्रयोग मैंने आपको बता दिए अच्छी तरह से। आज मैं इतना ही करता हूँ बच्चों, फिर कल इसको मैं, ये 5वां था मेरे ख्याल से, तो ये 5वां पार्ट था, तो 6ठे पार्ट में मैं इसको कल कंप्लीट कर दूंगा। अभी रात का टाइम भी हो गया गला भी थोड़ा गड़बड़ है, काली मिर्च तो खाई है। तो बच्चों इसको लाइक करना यार, शेयर करना, हाँ भैया। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।